अच्छा, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है बेटा, इसका पहले ब्रीफिंग कर देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। तो रिवीजन का है ना, तो इसमें पहली बात है जो कुछ डेफिनेशन है, कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशंस में पहला जो स्टेटमेंट ये होती है कि इनर्शिया, इनर्शिया का डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट जो है इनर्शिया, इनर्शिया का डेफिनेशन कैन एनीबॉडी टेल? हाँ बेटा बोलिए, इधर आ जाइए तो सही रहता है, चेक भी कर लेंगे, लिखोगे तो जल्दी से। इनर्शिया का डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले क्या लिखते हैं उसके बाद फिर बताते हैं, तो लोग को भी याद कराते हैं। अच्छा, इसमें जो लिखा है कि an object continues to be in a state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced force, क्या ये इनर्शिया का डेफिनेशन होगा? तो एक स्टेटमेंट होगा। सर वही तो होता है कि सर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में इसका आगे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखा? दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। देखो तुम्हारा बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी इसका डेफिनेशन दिया है, एक बार तुम बुक ले लो, लेके आओ। धीरे धीरे देखो इनर्शिया। So the natural tendency of objects to resist a change in their state of rest or of uniform motion is called inertia. ठीक है, तो तुम तो लिखा ही नहीं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसी का जैसे स्टेटमेंट लिख दिया, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, होगा ना? तो फर्स्ट लॉ को inertia नहीं नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लेकिन वो इनर्शिया नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी होता है, एक स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तुम्हें लगे होगा कि इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही होता है, कुछ भी नहीं है। नो, it is the natural tendency of an object to be in a state of rest or of uniform motion. तो लिखिए अभी, ये तो तुम्हारा जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट अभी सब नहीं करना, लिखो। तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट change in its state of rest or of motion, state of motion or of rest is called inertia. ये जो होता है नेचुरल टेंडेंसी होता है इनर्शिया। और जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाला तो हो रहा है इनर्शिया का होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या स्टेटमेंट होता है?
object continues to be in a state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। सर इनर्शिया और लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? देखो, इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी हुआ और फर्स्ट लॉ मोशन मतलब एक स्टेटमेंट हो, उसके अंदर इनर्शिया रहता है तो क्या होता है? ओके, एक मतलब नेचुरल टेंडेंसी है वो इनर्शिया, और इनर्शिया होता है इसीलिए वाला चीज स्टेट। ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा और ना तो मोशन में होगा जब तक हमने उसको फोर्स नहीं दिया। इनर्शिया बोल रहे हैं, इसका नेचुरल टेंडेंसी है स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, नहीं तो मोशन में होगा। और फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, उस इनर्शिया को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग को फोर्स देना पड़ेगा, और हम लोग अनबैलेंस फोर्स नहीं दिया तो उसके कोई चेंजेस नहीं। समझ में? तो इनर्शिया क्या हुआ, उसके नेचुरल टेंडेंसी हुआ। ओके, नेचुरल टेंडेंसी कोई भी जैसी वाला नेचर में है तो उसके टेंडेंसी क्या होगा कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में तो मोशन में ही रहेंगे। ओके, और उसको चेंज करना चाहते हो तो फोर्स देना पड़ेगा। तो ये वाला चीज हो गया उसका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ मोशन कैन यू राइट? अच्छा, देखने के बाद ओके। अच्छा, अच्छा तुमने लिखा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना बेटा? अच्छा, ये सब इस तरीके से पढ़ोगे, है? जैसे तुमने लिखा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स या to unbalanced force you want to in the direction of force. Can you tell what is momentum? So this means क्या होता है मोमेंटम, क्या फॉर्मूला होता है? ऐसा तो नहीं फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ये तो मालूम है, पहले डिस्क्राइब भी किया था हम लोग। ओके, चलो, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये बताइए इस लॉ जो है ना, ये जो सेकेंड लॉ, इस सेकेंड लॉ से एक चीज प्रूव होता है, फॉर्मूला प्रूव होता है। फॉर्मूला क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नो नो, ये जो सेकेंड लॉ से क्या चीज हम लोग डिराइव करते हैं बेटा? सर F equals F equals to m, good. F equals to m, mass into acceleration, mass into acceleration, force equal to mass into acceleration. ये चीज है कि नहीं? Can you prove it? सर स्टार्टिंग का नहीं पता, आगे का पता है कौन? Anybody can prove F equal to ma? मोमेंटम समझ में आया? मोमेंटम क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। कभी कभार तुम लोग को डाउट होगा, बिकॉज इस बार लॉकडाउन का टाइम हुआ तो भूल ही गया मोमेंटम क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। जैसे मान लो दोनों सेम स्पीड में जा रहा है, एक मान लो ट्रक है और एक मान लो कि तुम्हारा कार है, तो कभी धक्का होती है तो ज्यादा चोट किस में लगेंगे? ट्रक वाला ज्यादा चोट पहुंचेगा, बिकॉज उसका मोमेंटम ज्यादा है, छोटी वाली कार का मोमेंटम कम। तो कार को ले जा चोट लगेगी, वही तो ना, कार को ज्यादा चोट लगेंगे, कार से एकदम मतलब पूरा स्पैश हो जाएंगे, बिकॉज ज्यादा मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, क्लियर? तो जिसकी मास ज्यादा हुआ वो ज्यादा ताकत से उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो जैसे ट्रक एंड और दोनों में मतलब टक्कर होते हैं तो गलत। कैमरा बंद कर। ओके, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेशन तुम लोग भूल गया तो एक बार हम बताते हैं। एपी कॉम्प्लीमेंट का प्रूफ तुम देखते जाओगे कि दोबारा करोगे बोर्ड पे, प्रैक्टिस और बन जाएंगे।
तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था, क्या बताया गया था बेटा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस। तो फोर्स जो है ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होती है। मोमेंटम क्या होता है, दैट इज पहले मान लो कि इसका मोमेंटम p1 था, बाद में p2 हो गया, टाइम कितना लगा t, हम लोग क्या लिखेंगे p2 माइनस p1 अपॉन t, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट। रेट वॉल्यूम क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? तो जो तुमको ऐसा लिख दो, तो फाइनल लिख दो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऐसा लिख देते हो, ये वाला फाइनल, ये वाला इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये बिकॉज क्या होगा, ये कांस्टेंट होगी pf माइनस pi अपॉन t, ये कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ऐसा कैसे होता है कि आप कांस्टेंट लगा देते सर, प्रोपोर्शनल के साइन हट जाता है? ये मैंने पहले डिस्कस किया था तुम लोग के साथ, पहले हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अभी उसको बोलोगे तो ठीक, शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मतलब कि हम लोग का y है और x है, ये किलोमीटर है और ये फेयर है। फेयर क्या होता है, किलोमीटर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज किलोमीटर बढ़ेगा तो फेयर भी बढ़ेगा, ठीक है बेटा। मतलब कॉस्ट ऑफ जो टिकट होते हैं, जो मतलब हम लोग जो जाएंगे, जैसे 5 किलोमीटर जाएंगे तो कुछ फेयर होगी, है ना, मतलब 10 रुपीज़ लिया, सॉरी 5 किलोमीटर गया तो मान लो कि हम लोग का 50 रुपीज़ हुआ, ओके। 10 किलोमीटर जाएंगे तो हम लोग को उस हिसाब से चेंज होते होते चला जाएगा। तो अभी मतलब कि हमने जस्ट नॉर्मल 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको 10 रुपीज़ देना पड़ रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है आजकल। 5 किलोमीटर 10 रुपीज़ ज़्यादा होगा, इधर इतना ही 20 रुपीज़ 12 इधर क्या 12 किलोमीटर से 10 रुपये। अच्छा 12 किलोमीटर 10 रुपये, यस सर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई 10 किलोमीटर 10 रुपये, ठीक सही है। अच्छा 10 किलोमीटर जाएंगे तो 20, है ना, ऐसे ही चलेगा। दैट मीन्स हम लोग का क्या आ रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, आ रहा है ना। अभी y इक्वल्स टू क्या है, हमने बोला kx, यहाँ पे k का वैल्यू कितना, y इक्वल टू 2x, तो के क्या है k कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल में चेंज कर देगा। अभी x का वैल्यू हमने 5 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 10। सर ये 2 कैसे आया सर, k की जगह पे? ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है ना, यस सर। यहाँ पे k का वैल्यू 2 है, और बाकी जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहाँ पे तो हम लोग को k का वैल्यू पता नहीं ना, तो हम लोग क्या लिख के रख देंगे, k लिख के रख देंगे। इस वाले टेबल में k का वैल्यू कितना हो रहा है, 2। सर अगर ये ट्रिपल हो रहा होता तो 3 आता। 3 आता। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से इंटू, कांस्टेंट से इंटू करने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल इक्वल में चेंज। बात क्लियर हुआ? नाउ ये जो मोमेंटम फाइनल है, ये p कॉस क्या होता है बेटा, md होती है, ये कौन सा, और p इनिशियल क्या होता है, me होगा, ये वाला क्या होगा, md फाइनल वाला, ओके। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, md, इसको क्या mu अपॉन t। तो हम क्या रूट कर रहे हैं, m is the mass, v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time taken। तो अभी हमने m कॉमन ले लिया तो क्या होगा, v माइनस u अपॉन t। तुम लोग तो सुना होगा v माइनस u अपॉन t क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया, तो k m हो गया, बिकॉज टू क्या ना। ऐसा ही सिस्टम में क्या होगा, ऐसा ही सिस्टम में m क्या है, 1 kg, एक्सीलरेशन
सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है 1 न्यूटन। ऐसा ही सिस्टम। तो के का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू 1, एफ इक्वल टू के में था, एफ का वैल्यू 1, के का नहीं पता, एम का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल्स टू के, therefore k इक्वल्स टू 1, therefore f इक्वल्स टू क्या था k में था, f इक्वल्स टू क्या होगा 1 into ma, therefore f इक्वल्स टू, ये हो गया। अंडरस्टूड। एक बार जल्दी से सॉल्व करके मेरे को दिखाओ बेटा। इसके बाद ये जो f इक्वल टू ma जो हम लोग प्रूव किया है, f इक्वल टू ma, ये जो हम लोग प्रूव किया इससे डेफिनेशन आता है। किस चीज का डेफिनेशन आता है बेटा, इससे हम लोग का 1 न्यूटन का डेफिनेशन आता है। 1 न्यूटन का डेफिनेशन कैसे डेफिनेशन होता है 1 न्यूटन का, मतलब मास 1 kg हो और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 1 न्यूटन हो। ओके, तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second. Okay, डेफिनेशन तो चेक करो तुम्हारा बुक में न्यूटन का डेफिनेशन है, कोई बोर्ड में आके लिख सकते हो। 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो फोर्स 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसको कौन लिखना चाहते हो, आ जाओ बेटा। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square when applied on an object of 1 kg। दिया ना बुक में, नहीं दिया? दिया, देखो बेटा। हाँ देखो, चेक करो, रीड कीजिए, बोलिए रीड कीजिए, रीड करो, क्या रीड करो, रीड करो। 1 unit force is equal to k into 1 kg। नो 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 नो, इसके नीचे भी सर उसका फॉर्मूला हाँ the unit of force is kg minute square minute second per square। अच्छा 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 अच्छा, ओके, एक बार लिख देते हैं, साइड पर लिख कर बोलिए। वन न्यूटन का डेफिनेशन होगा इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square when applied to a body of mass 1 kg. 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square when applied to a body of mass 1 kg. बात क्लियर? ठीक है, तो लिख लीजिए। अब बेटा अभी थर्ड लॉ मोशन के बारे में, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies। पहले तो बेटा T स्मॉल होगा और यहाँ पे एक्ट होगा। हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तुमने लिखा। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन जानते हो, मैं सामने वाला यहाँ पे लिख दिया, ये वाला एक्शन होगा और जो हमारा हाथ में लगा वो रिएक्शन। तो हमारा एक हाथ एक बॉडी हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों डिफरेंट बॉडी में एक्ट करते हैं। तो वाली बात पता चला। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे आर टू डिफरेंट बॉडीज।
दो डिफरेंट बॉडीज में राइट काम करता है। बेटा पहले जो गला के वॉइस था अभी थोड़ा स्लो हो गया ना बेटा, तो जुकाम के वजह से ना सुनाई दे रहा है ना ठीक से। इसलिए हम 2-4 दिन बुलाए नहीं, बस उस टाइम तो हम भी समझ में रिकॉर्ड कर रहा था, पता भी नहीं चल रहा था मेरे को। तो अभी काल देखा कि थोड़ा सही है, तो ये आया था और ये आया था कल, तो इन लोग बोला हाँ सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा। थोड़ा गलत हुआ इससे। अच्छा ओके हटेगा मैं इधर से समझ में आ रहा है तो हट देना। अच्छा ओके सुनाई दे रहा है। अच्छा ओके टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, एक तो हमने सेकेंड लॉ मोशन से एक फॉर्मूला डिराइव किया, ओके थर्ड लॉ मोशन जब हम लोग अप्लाई करते और एक फॉर्मूला डिराइव, ओके यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो लॉ है थर्ड लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज वहां पे एक चीज होती है, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट बन रहा एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स दिया, ओके तो क्या होगा ए टू बी, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा एफ बी टू ए। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, ये वाला एक्शन होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्या अभी तुम लोग इसको प्रूव कर पाओगे? ये बेटा ये वाला तुम्हारा जिस तरीके से इसको बी ए लिखोगे तो ये वाला ए बी हो जाएगा लाइक दैट। जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में दिया उस तरीके से तुम लिखोगे। तो ये वाला अप्लाई करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ कौन करोगे तुम लोग में से बोर्ड में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या होता है m1 u1 m2 u2 equals to m1 v1 plus नहीं तो इसका ma ua mb ub equals to ma va plus mb vb। ये सम ऑफ मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। लड़ाई होने से पहले, लड़ाई होने के बाद टोटल मोमेंटम बराबर होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लड़ाई होने से पहले एक जैसे आते हैं, वो खड़े होते हैं, एक लेटे हुए हैं, कमजोर हैं तो उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर बाद में देखा जाता है कि जो कमजोर था वो मतलब खड़े हैं, उसको वो लड़के ठीक है। तो इस तरीका से ठीक है जो मोमेंटम होती है वो मतलब बराबर। जैसे मान लो किसी के पैसा था 1000 रुपया, दूसरे के पास था 100 रुपया, इसने आया उसका पॉकेट से छीन लिया, तो उसके पास था 100 रुपया, इसके पास था 1000 रुपया, तो कितना 1100 रुपया। अभी उसने इससे ले लिया था 500 रुपया, छीन लिया कोलिजन के बाद, तो उसके पास 600 रुपया, इसके पास 500 रुपया, टोटल कितना हुआ? तो इस तरीका से कोलिजन से पहले कोलिजन से बाद टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। मोमेंटम मतलब मानी इक्वल से ठीक याद रखिए। तो विल कम टू प्रूव इट, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ठीक है, 5 मिनट टाइम देते हैं। हाँ बेटा मानी वाला जो चीज से थोड़ा तो पता चला, लेकिन इससे कैसे बताएंगे? जैसे मान लो ये कार आ रहा था, उसके पीछे एक ट्रक भी आ रही थी, ट्रक और भी स्पीड बढ़ा दिया, ओके, और कार थोड़ा पुराना टाइप का था, ओके, इसका नहीं बढ़ पाएगा, हम लगाए तो भी नहीं, तो काफी स्पीड से आया, मान लो कार में जो है डैशिंग किया, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। उसके वजह से कार का तो स्पीड बढ़ जाएंगे, ट्रक का थोड़ा कम हो जाएंगे। ट्रक का जितनी मास थी, कार का जितना मास था, दोनों तो बराबर रहेंगे ठीक। तो लेकिन बाद में क्या होगा, जो तुम्हारा ट्रक का जो वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएंगे और कार का तो थोड़ा बढ़ जाएंगे। तो जब मतलब कि इनिशियली ट्रक का मास
और ट्रक का वेलोसिटी प्लस कार का मास, कार का वेलोसिटी जो था, बाद में क्या हुआ कि ट्रक का वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया और ट्रक का वेलोसिटी बढ़ गया, वो दोनों का प्रोडक्ट का दिशा बराबर है। ओके, यहाँ पे ट्रक जो है वी कैन से ए इज द ट्रक एंड बी इज द कार। ओके, ट्रक आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कार ऐसा है, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, कार एज इट इज, थोड़ा सा स्ट्राइक करने के बाद। ओके, तो अंडरस्टूड, क्लियर बेटा? तो इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। तो इसका प्रूफ कल के होमवर्क में दे देते हैं, ट्राई करोगे, ठीक है बेटा?